आदर्श के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारत के संविधान और न्याय प्रणाली में एक व्यवस्था की हुई है। उसमें एक सिद्धांत लागू होता है कि 100 गुनहगार छूट जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन एक बेगुनाह किसी भी वजह से तकलीफ में नहीं आना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऐसे बेगुनाह जिनकी संख्या 21 लाख परिवारों के रूप में है, अगर इनकी प्रत्येक परिवार के हिसाब से देखा जाए तो कुल मिला के 1 करोड़ से अधिक लोग बेगुनाह होकर भी सज़ा भुगत रहे हैं। साथ ही चिंता का विषय एक ये भी है कि जब हम अपने ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, अपने संबंधित अधिकारियों से मिलते हैं, तो उनका जवाब ये होता है कि क्या आपने आदर्श में हमसे पूछकर पैसा जमा कराया था। ऐसे जवाब सुनकर हृदय और भी ज़्यादा विचलित हो जाता है। सीधे सीधे तौर पर सहकारी समितियां और सरकार का जो दायित्व है, उसके अगर संबंधों की ओर देखा जाए तो इसका पूर्ण रूप से उल्लेख मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत दिया हुआ है, जिसकी धारा 66-67 के अनुसार नियमों के अधीन रहकर कार्य करना होता है। सेंट्रल रजिस्ट्रार का दायित्व होता है कि सोसाइटी को उसकी अनुपालना कराई जाए। समितियों पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता, सभी सदस्य उसमें शेयर होल्डर होते हैं। प्रबंधक मंडल का दायित्व अपने अधिकार और कर्तव्य के अधीन समिति संचालन होता है, जिसका चयन समिति सदस्यों द्वारा निश्चित काल के लिए किया जाता है। किसी भी बदलाव के लिए प्रबंधक मंडल समय सीमा में सदस्यों एवं रजिस्ट्रार को नोटिस देना भी आवश्यक होता है। समिति की अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर समिति का लाभ हानि का मूल्यांकन आम साधारण वित्तीय समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीनों के अंदर करना बहुत ज़रूरी होता है, जहां पर रजिस्ट्रार के प्रतिनिधि भी उपस्थित होते हैं। और अगर लाभ की स्थिति में शेयर धारकों को डिविडेंड भी जारी किया जाता है। रजिस्ट्रार को लगातार लाभ में चल रही समितियों के साथ कोई अधिकार नहीं होता कि समिति के सदस्यों के विपरीत कोई फैसला ले सके। यदि ऐसा कोई कार्य प्रबंधक मंडल द्वारा पाया जाता है जो कि गैर कानूनी हो, नियमों के विरुद्ध हो, तो रजिस्ट्रार को पूरा हक होता है कि वो ऐसे प्रबंधक मंडल को बुलाया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरी की पूरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को भंग कर दिया जाए, उसे लिक्विडेटर की ओर धकेला जाए। ऐसा कोई गैर कानूनी कृत्य पाए जाने पर वो मौका देते हैं कि वो अपनी सफाई रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की अगर गलत पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई करना उनका अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही उनका ये दायित्व होता है कि वो पुनः एक नई कार्यकारिणी का गठन करें और उस कार्यकारिणी के अधीन उस सोसाइटी को जारी रखने का प्रयास करें। कार्यकारिणी का तब तक वो खंडन नहीं कर सकते जब तक ऐसा करने का सदस्यों द्वारा कोई प्रस्ताव जारी किया गया हो। किसी भी संस्था को लिक्विडेशन में देने के लिए उसमें मिनिमम कुछ ना कुछ ऐसे आधार होने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि संस्था लगातार 5 वर्षों से घाटे में चल रही हो, जब प्रबंधन में किसी मुद्दे को लेकर संस्था में असंतोष हो, जब संस्था में ऑडिट और एनुअल जनरल मीटिंग को लेकर कोई विवाद की स्थिति बनती हो, जिसका सर्वसम्मति से संस्था को बंद करने का निर्णय लिया गया हो, या फिर संस्था ने लिखित में आवेदन किया हो अब हम चलाने में असमर्थ हैं, तब भी समान हित वाली किसी अन्य संस्था में विलय करने का प्रावधान भी साथ में होता है। अगर किसी कारणवश तय सीमा के अंतर्गत एनुअल जनरल मीटिंग की सभा आहुत न की गई हो, तब रजिस्ट्रार का नैतिक दायित्व बनता है कि विधिवत एनुअल जनरल मीटिंग करवाई जाए। अगर रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा संज्ञान में आता है कि संस्था में प्रबंधन द्वारा कुछ गलत हो रहा है, तब इसकी अपने स्तर पर जांच करवाई जाए, न कि जांच एजेंसी को आनन फानन में ही जांच सुपुर्द कर पूरी सोसाइटी को बंद करने का आदेश दे दिया जाए। ऐसा कृत्य पूर्ण रूपेण एक तरफा कार्रवाई के अंतर्गत ही पाया जाता है और ऐसा काम करने पर उस रजिस्ट्रार ने अपनी ड्यूटीज़ का प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, विधि विरुद्ध काम उन्होंने किया है। तो ऐसे विधि विरुद्ध कार्य के खिलाफ हमें अपने आप को एकजुट होना आवश्यक है। मैं ऐसे में आभार प्रकट करूंगा निखिल जी व्यास ने, जिन्होंने एक बेबाक तरीके से अपनी पत्रकारिता का सही मायने में परिचय दिया
और हमारी बात को, आदर्श की बात को आगे तक पहुंचाने का पूर्ण रूपेण प्रयास कर रहे हैं। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि आपका भी समर्थन, उनके चैनल को लाइक करके, उनके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन प्रकट करें। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी संविधान के अनुच्छेद 66 एवं 67 की पूर्ण पालना करते हुए आई है। हम भारत गणराज्य के नागरिकों के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19F और G से के अंतर्गत निवेदन करते हैं कि हमारे रोजगार और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान की जाए। जब सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, हमें इससे क्यों वंचित किया जा रहा है? 21 लाख जमाकर्ता अपने जमा धन के पैसे का भुगतान नहीं होने से मरणासन अवस्था में आ चुके हैं। 4,23,000 एडवाइज़र, 4,500 कर्मचारी पूर्ण रूपेण बेरोजगार हो चुके हैं और भूखों मरने वाली स्थिति आ चुकी है। देश की जनसंख्या का करीब 10% लोग इससे सीधे तौर पर और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इन सभी की रक्षा, इनके रोजगार की रक्षा का दायित्व सरकार को के ऊपर है और उन्हें पहल करनी चाहिए इसमें सॉल्यूशन देने के लिए। जब बैंक के किसी भी तरह के लोन माफ़ किए जा सकते हैं, राइट ऑफ किए जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी दी जा सकती है, तो किसी तरह की सब्सिडी ऐसे रोजगार उन्मुख सोसाइटी के लिए क्यों नहीं? विजय वीरवाल जी ने भी अपने संदेश में ये चीज़ स्पष्ट की है कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अपने अपने जनप्रतिनिधियों से जाके मिलें और उनसे निवेदन करें कि वो हमारी बात को संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाए और इसके लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले ताकि इसको मरती हुई संस्था को वापस जीवित किया जा सके, क्योंकि जीने के बाद ही सबका जीवन सुनिश्चित हो सकेगा। अंत में जाने से पहले मैं आपसे एक कहानी साझा करना चाहूँगा। मैं जिस चीज़ को चाहता था वह मुझे जल्दी ही मिलती गई और मैंने अपने पेरेंट्स के गराज से अपनी कंपनी की शुरुआत की जब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में हमारी कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 400 लोगों की कंपनी बन गई। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी फाइनेस्ट क्रिएशन मसिंटोस रिलीज़ की थी। मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया। मुझे मेरी ही कंपनी से फायर कर दिया गया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से फायर कैसे हो सकते हैं? खैर, जैसे जैसे कंपनी ग्रो की, हमने एक ऐसे टैलेंटेड आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा था कि मेरे साथ मिलकर कंपनी रन करेगा। पर 1 साल सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। तो एक 30 साल की उम्र में मुझे निकाल दिया गया, पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब ख़त्म हो चुका था और ये बिल्कुल ही तबाह करने वाला था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीनों तक समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। ये शब्द हैं एप्पल के फाउंडर के स्टीव जॉब्स के। वो आगे कहते हैं कि मुझे महसूस हुआ कि ये सब कुछ इतनी आसानी से एक्सेप्ट करके मैंने अपने पहले की जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉइस से मिला। उनसे सब कुछ ऐसे ही हो जाने पर माफ़ी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार मैंने वैली छोड़ देने का भी निर्णय किया, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में ज़रा भी कमी नहीं आई। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा कि अब मुझे लगने लगा कि एप्पल से फायर किए जाने से अच्छी चीज़ मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। सक्सेसफुल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर खुद को बहुत फ्री महसूस कर रहा था। इस फ्रीडम की वजह से मैंने अपनी लाइफ की सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा पाया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट
और एक दूसरी कंपनी पिक्सर स्टार्ट की। और इसी दौरान मेरी मुलाकात बहुत ही अमेजिंग लेडी से हुई जो आगे चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और इस वक्त ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला आया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। अब लॉरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, पर शायद मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप भी सचमुच क्या करना पसंद करते हैं, ये आपको जानना होगा। आपको ऐसा काम ढूंढना होगा जिसको करने में आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप एंजॉय करते हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज़ में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत और अपने जीवन का प्लान कीजिए। इसी संदेश के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।